तो माइक्रो टीचिंग के थर्ड डे के सेकंड सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अब वैसी एक मैडम आने जा रही हैं जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और बस थोड़ा भी दिल हल्का करना हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी आप स्टूडेंट्स के लिए भी है। आपको सर पे दिल में कोई भी बोझ लगे तो बस आप मैडम के पास चले जाइए, उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर लीजिए। आपको इतने अच्छे से समझाएंगी कि बस आप रिलैक्स हो जाएंगे, सारा टेंशन, सारे तरह की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। तो उनको बुलाने के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो जबरदस्त उर्दू बोल सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे वो कौन है, हमारी प्यारी दुलारी क्यूट नुसरत मैडम। आइए नुसरत मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अनामिका मैडम, बहुत शुक्रिया आपका इतना खूबसूरत शेर मेरे लिए कहने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे ये माइक्रो टीचिंग का सफर। आज ये तीसरा दिन है और तीसरा स्किल आप सीखने जा रहे हैं, और प्रैक्टिस टीचिंग में जो प्रैक्टिस चल रही है आपकी, उससे पता चल रहा है कि आप स्किल सीख रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आज का स्किल भी आप सीख पाएंगे प्रॉपर ढंग से। जितने स्किल्स अभी आपने जो 2-3 स्किल्स सीखे हैं, वो सारे स्किल्स अब जो मैं स्किल बताऊंगी आपको उस स्किल के अंदर आते हैं, उस स्किल में वो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट होते हैं। शुरुआत ऐसी है कि मुख्तसर इतना के 2 लफ्जों से बन जाता है दिल, मुख्तसर इतना के 2 लफ्जों से बन जाता है दिल, और तुवील इतना के 2 जहां का राज है इसमें। अब आप वजाहत कीजिए इसकी, एक्सप्लेन कीजिए इसका मतलब, व्याख्या कीजिए इसकी। यानी आप समझ रहे हैं कि जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो कौन सा स्किल है। ये है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्यान कौशल, और उर्दू में इसे क्या कहेंगे, वजाहत की महारत। बात कितनी भी हो, कितनी भी शॉर्ट में आप कहते हैं, पढ़ाने जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं जो हम कम अल्फाज में कह देते हैं। लेकिन एज अ टीचर जब हम क्लासरूम में एंटर करते हैं, जाते हैं, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे होते हैं, सिर्फ टॉपिक कह देने या उसके मेन पॉइंट्स कह देने से काम नहीं बनता। आपको उस वक्त जरूरी होता है कि आप उस चीज की वजाहत करें, एक्सप्लेन करें, उसकी व्याख्या करें। तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। आप जब भी पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाएंगे तो आप कोई भी टॉपिक है, आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेनेशन एक बहुत बड़ा हुनर है कि हर कोई बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। हम कई बार कई चीजें कह जाते हैं लेकिन उसके जो मायने सामने आने चाहिए वो नहीं आते हैं। तो हमें कहना इस तरह है कि सामने वाले को वो बात पूरी तरह से समझ आ जाए, जो आपका कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, व्याख्यान कौशल क्या है? टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म before the learners and making it acquirable is known as explanation skill। यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, बहुत आसान सा होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के लिए एक्वायरेबल हो, सिंपल हो और उनकी समझ में आ जाए। It involves ability of the teacher to describe logically how, why and when concept etc। यानी कि आप जो भी चीजें बता रहे हैं बच्चे को, उसमें वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, ये सारा कंसेप्ट उनको क्लियर हो जाना चाहिए। The teacher has to give proper explanation and reasons to bring clarity and proper understanding of what is being taught। यानी यहाँ टीचर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होता है, तैयार होना होता है कि जो भी चीज आप बताने जा रहे हैं, जिस चीज की भी व्याख्या कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, उसके रीजंस, उसके होने की वजह जो है वो बच्चों को बहुत साफ साफ समझ में आ जाए।
ठीक है, तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यूज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंसेप्ट, phenomenon, generalization, procedure, function and reason. The set of interrelated statements used for this purpose and process is termed as explaining. यानी कोई भी टॉपिक है, आप उसमें कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, यानी आप कंसेप्ट्स के बारे में बताते हैं, जो भी फेनोमेन घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में बताते हैं, उसको जनरलाइजेशन बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं, उसके फंक्शंस बताते हैं, और रीजंस जो भी होते हैं, जो भी कारण होते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और यही जो स्टेटमेंट आप देते हैं वही एक्सप्लेनिंग कहलाता है। एम आई क्लियर? समझ में आ गई बात सबको? ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम एक्सप्लेनिंग स्किल को आगे जानेंगे कि आपने जितने भी स्किल्स पढ़े हैं सब में आपने कंपोनेंट्स देखे हैं। तो ये कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स वो सारी चीजें हैं, जब भी आप एक्सप्लेनेशन के लिए जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना है कि आपके एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या है? फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव लिंक। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कॉग्निटिव लिंक के बारे में जानेंगे। जो पिक्चर में आप देख रहे होंगे, आपको ब्रेन नजर आ रहा है, यानी ये कॉग्निटिव लिंक नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, आपके मेंटल लेवल से रिलेटेड है। तो इस कॉग्निटिव लिंक में जो टीचर का काम है, अ टीचर इंट्रोड्यूसेस अ न्यू कंसेप्ट यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी यहाँ टीचर, आपने सेकंड ऑप्शन में देखा होगा, आपको बताया गया है कि जब भी आप कोई भी लेसन इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से उसको जोड़ के न्यू नॉलेज की तरफ लेकर आते हैं। यहाँ भी आपको यही काम करना है। आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चे पहले से, उस टॉपिक के बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं, ये आपको मालूम करना है, और फिर उसको जो वो नहीं जानते हैं उसकी तरफ लेके जाना है। यानी नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेके जाना है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो मूर्त रूप से वो देख रहे हैं उसको अमूर्त रूप से उनको बताना है कि वो क्या चीजें हैं। और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सरल से कठिन की ओर जाना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कॉग्निटिव लिंक में। टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द ओल्ड कंसेप्ट एंड द न्यू वन, all sub concepts must be linked with one another। यानी ये सारे कंसेप्ट बच्चों को आपको समझाने हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके प्रीवियस नॉलेज से लेकर आपको आगे की ओर बढ़ना है, नोन से अननोन की तरफ आपको आना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आपको आना है। इसका दूसरा कंपोनेंट है यूजेस ऑफ इलस्ट्रेशंस। यूजेस ऑफ इलस्ट्रेशंस में क्या है? इलस्ट्रेशंस आर इंक्लूडेड विद एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। यहाँ एक टर्म मैंने यूज किया है नॉन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तो आप सब जानते हैं, मिसाल, उदाहरण। तो जब भी आप कोई कंसेप्ट को आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसको जब इलस्ट्रेट करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे बच्चों को, तो वो एग्जाम्पल्स, उदाहरण, मिसाल लेकर बताएंगे। लेकिन सिर्फ मिसाल से ही बताना सही नहीं होता है, समटाइम उसके कुछ नॉन एग्जाम्पल्स भी देने पड़ते हैं। अब ये नॉन एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे सपोज आपने बर्ड कहा, ठीक है, तो बी जो है, बी इज ए नॉन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड। बी इज नॉन एग्जाम्पल, वाई? बिकॉज जो बर्ड है और बी है दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है और दोनों फ्लाई करते हैं, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, इसलिए बी जो है वो बर्ड का नॉन एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से बर्ड का नॉन एग्जाम्पल ग्रास हॉपर भी हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम लिविंग एंड फ्लाइंग एनिमल्स की बात करते हैं तो बच्चा ये समझ सकता है कि बर्ड, बी, ग्रास हॉपर, जो भी फ्लाई करने वाले एनिमल्स हैं वो सब एक जैसे ही हैं, तो वो एग्जाम्पल प्रॉपर नहीं होता है। तो जब भी आप एक्सप्लेन करें तो एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें। A new concept is to be adequately illustrated in terms of different situations and life experiences। जब भी कोई नया कंसेप्ट आप बता रहे हैं बच्चों को, नई चीज बता रहे हैं,
तो आप उसमें बहुत सारी चीजें बताइए जो डिफरेंट सिचुएशंस और लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़कर, क्योंकि ऐसे भी कहते हैं जब भी आप किसी भी चीज की वजाहत करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो आप बच्चों को जरूर एग्जांपल्स दीजिए और लाइफ से जोड़ के बताइए, लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ के बताइए। इससे क्या होता है कि बच्चे उस चीज को ज्यादा प्रॉपर ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ में वो चीजें देख रहे हैं, जान रहे हैं। एज अ साइंस टीचर हम लोग कई बार मैं बता चुकी हूँ कि जब हम सेल पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि व्हाट इज सेल, हम उसके पहले पूछते हैं कि घर कैसे बनता है। तो बच्चे डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में बोलते हैं, प्लांट्स कैसे उगते हैं इसके बारे में बताया जाता है। तो वो जो तो बच्चे प्लांट्स के बारे में भी जानते हैं और घर के बनने में भी क्या मटेरियल्स यूज होते हैं वो भी जानते हैं। तब हम उनको लेकर आते हैं कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग जो हैं वो कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो वो जो सेल है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसी तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप उसके बेसिक्स जो हैं, जो चीजें आप बताना चाहते हैं, उसको जरूर लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़कर बताएं। The illustrations must serve the purpose of understanding the abstract concepts. यानी जो भी आप व्याख्या कर रहे हैं, जो भी चीजें आप बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उसका मकसद होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से बच्चे समझ पाए, जो उनको नजर नहीं आ रहा, वो जो देख नहीं रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कनेक्ट एक बैटरी लो। तो ये टेक्नोलॉजी में ये एक मसला हो जाता है कि अगर जरा सा बेख्याली की जाए तो ये गड़बड़ी हो सकती है, और इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 2 मिनट लगेगा आपका, ये 2 मिनट क्या, बस 1 मिनट लगेगा, आप ये कनेक्शन हो जाता है फिर इस चीज को है। तो आपको जितनी बातें अभी मैंने बताई हैं, आप इसका बिल्कुल भी ध्यान रखें कि जब भी आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने जाएं, अभी आप 2 बजे से प्रैक्टिस में जब आएंगे तो आप इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में रखें कि आप कोई भी टॉपिक आप अपना चुन लीजिए जिसका एक्सप्लेनेशन आप प्रॉपर ढंग से कर पाए। आपको उसकी व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से करनी है, व्याख्यान कौशल है तो आपको अपना यही कौशल दिखाना है इसमें। कैमरा ऑफ करो आप। क्या है उसको? आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए।
वेलकम बैक। तो हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स देखे थे, कॉग्निटिव लिंक का कंपोनेंट देखा और इलस्ट्रेशन, यूज ऑफ इलस्ट्रेशंस देखा। तीसरा कंपोनेंट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में क्या है कि जब हम दो कंसेप्ट्स बता रहे होते हैं, कभी भी हम पढ़ाते हैं तो अक्सर कई दो चीजें बता रहे होते हैं, तो दो चीजों को जब हमको बताना होता है तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि उसको कंपेयर और कंट्रास्ट में जरूर देखें। While teaching different concepts, there may be some similarities and dissimilarities between them. The comparison of concepts may attract the attention of the learner. These components serve the purpose of discriminating between two related but different concepts. तो जब हम दो कंसेप्ट बता रहे हैं तो क्या फायदा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट का, कि हम दोनों चीजों में जो भी सिमिलैरिटीज है और डिसिमिलैरिटीज है हम उसको बता रहे होंगे, तो बच्चों को बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या है। फिर कंपैरिजन करने से क्या होता है ना कि बच्चों में थोड़ा सा अटेंशन होता है, वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो बच्चे ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं क्लासरूम में, तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है आपका एक्सप्लेनेशन। और कंपोनेंट्स जो भी है, इस कंपोनेंट का पर्पस होता है कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है दो रिलेटेड बट डिफरेंट कंसेप्ट्स को। जैसा कि आप पिक्चर में मैंने शो करने की कोशिश की, आपको दिख रहा होगा कि अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं या उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो आप देखिए कि आपको दोनों में जो कॉमन चीजें हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, और जो दोनों में डिसिमिलर चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो अलग अलग दिखा रहा है। तो इस तरह से हम उनको दिखा सकते हैं कि उसमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज अगर दो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा लेने से बात नहीं बनती है, आप उसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के जरिए और दोनों में फर्क जरूर वाजह कर दें, जो सिमिलैरिटीज है उसको भी जरूर बता दें। जैसे साइंस में हम पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड के बारे में बता रहे होते हैं, तो हम जरूर आर्टरीज और वेन्स को डिफरेंट कलर से शो करते हैं, ब्लू और रेड कलर से शो करते हैं, ताकि दो चीजें अलग अलग पता हो जाएं। आप प्लांट पढ़ाते हैं तो आप सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं। आप अगर दूसरे सब्जेक्ट आप हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं तो आप जरूर मुगल एम्पायर्स को पढ़ा रहे होते हैं। अगर दो मुगल एम्पायर को पढ़ा रहे होते हैं तो आप डेट्स, टाइम, इवेंट्स जो जहाँ पे वो रहे, और अगर कोई जंग हुई है तो उस चीज को आप बहुत अच्छे से डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको अलग कर सकते हैं। आप लैंग्वेज पढ़ा रहे होते हैं, आप कोई पोएम पढ़ा रहे होते हैं, कोई कविता बता रहे होते हैं, कोई नज्म बता रहे होते हैं, तो रिलेटेड, उससे रिलेटेड और भी अगर कोई नज्म है, कोई शेर है, तो आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने इसके बारे में ये कहा था और दूसरे जो हैं उन्होंने इसके बारे में ये बात कही थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे और आप इन चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको खुद ब खुद सामने आ जाएंगे कि हाँ, हम इस तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सप्लेनिंग स्किल का। चौथा है मीनिंगफुल रिपीटिशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, कि क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कोई स्पीच देने के लिए आता है और माइक पे खड़े होकर एक ही बात को कई बार दोहराता है और काफी लंबा वक्त ले लेता है। उस वक्त क्या होता है, आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं आपकी हालत ऐसी ही होती है, दैट इज बोर्डम। ठीक है, आपको नींद आने लगती है, आपको लगता है कि बस सो जाए, अब बहुत हो गया, अब नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ बात है कि मीनिंगफुल रेपिटेशन होना चाहिए। बाय रिपीटिंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंसेप्ट, a term or a definition at regular intervals, the idea gets fixed in the minds of the learners. So repetition must be purposive, deliberative, meaningful and relevant. यानी कि जो भी आप टॉपिक पढ़ाते हैं, एट लास्ट आप उसके बारे में ये बताते हैं कि आज हमने ये पढ़ा है, और सीरियली उस चीज को के बारे में सारी चीजें। तो आपका वो जो रिपीटिशन होता है जो पढ़ाने का, वो पर्पसिव होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, जिसमें अब बच्चे जिसे समझ पाए उस पर विचार कर पाए, मीनिंगफुल होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। कभी भी ओवर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वो बच्चों में बोर्डम लेकर आता है, बच्चे बोर हो जाएंगे, उनको जितनी भी बातें आपने शुरू से बहुत अच्छे से बताई हैं, लास्ट में आके बच्चे बोर हो जाएंगे और वो सारा कंसेप्ट उनके दिमाग से जाता रहेगा।
इसलिए आपको इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि जब आप रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटेशन ओवर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए, पर्पसिव होना चाहिए, मीनिंगफुल, रेलेवेंट होना चाहिए। ओके, ताकि बच्चे बोर नहीं हो। तो ये तो कंपोनेंट्स थे, जो एक्सप्लेनिंग स्किल्स के कंपोनेंट्स थे। जो आप जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें उनको समझ में आए, आप इन कंपोनेंट्स को साथ लेते हुए पढ़ाएंगे। अब बात आती है कि इतना ही काफी है एक्सप्लेनेशन के लिए? नहीं, कुछ और बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है? द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। आप जब एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं उस कंपोनेंट्स के अलावा आपको और किन बातों को ध्यान में रखना है? उसमें सबसे पहली चीज है वॉइस। जो आपकी आवाज है उसमें उतार चढ़ाव नजर आना चाहिए। यूज ऑफ वेरिएशंस इन पिच, टोन एंड वॉल्यूम टू कन्वे द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज। आप जब भी पढ़ा रहे होते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। आप एक ही सिरे से एक ही ढंग से कोई चीज नहीं बताएंगे। जिस बात को आपको इम्पोर्टेंट बताना है, जरूरी है, इसे बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पे आप एम्फेसिस डालेंगे, उस पे आप जोर देंगे, बल देंगे, और ताकि बच्चों को वो बात ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो एक पिच नहीं होना चाहिए, एक टोन, एक वॉल्यूम में आपको नहीं बताना है, जबकि वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू एक्सप्लेनिंग एनी टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट। ओके, दूसरी चीज है जो कल आपको बताया गया है, यूज ऑफ चॉक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसको भी आपको एक्सप्लेनेशन के दरमियान यूज करना है। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज बता रहे होते हैं तो आपके बोलने में भी वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और वो चूंकि इंपॉर्टेंट है तो आप उसको बोर्ड में लिखेंगे भी। चॉक बोर्ड पे आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे, और इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होंगे आप उसको अंडरलाइन भी करेंगे। जैसे हम लोग टॉपिक को करते हैं, साथ ही साथ आप कोई और इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। वर्ड मीनिंग बता रहे हैं तो आप जरूर अंडरलाइन करके बताइए। तो इसी तरह से ये काम आपको करना है जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे। तो सिर्फ आपको खड़े होके बोलना ही नहीं है, आपको लिखना भी है। तीसरी चीज है लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, जबान को भी आपको ध्यान में रखना है कि वो जिस भी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे जो आप बोल रहे हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं रहे हैं। और शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, जो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इसका बहुत ख्याल रखना होता है। आप देखे होंगे कभी कभी आप कोई किताब पढ़ते हैं, उसमें कोई बात आपको समझ ही नहीं आती क्योंकि उसके अल्फाज बड़े भारी होते हैं। और कुछ होते हैं जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं, और आप उस किताब को पढ़ना भी पसंद करते हैं क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग होती है। तो जब आप किसी क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं तो आप उस क्लास के भी लेवल को समझते हुए अपनी भाषा का इस्तेमाल करें। तो जो भी भाषा है आप जिसमें भी पढ़ा रहे हैं वो बहुत सिंपल और एप्रोप्रिएट और शॉर्ट होनी चाहिए। सेंटेंसेस जो है वो शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। चौथा क्या है? सीक्वेंसिंग। ये सीक्वेंसिंग क्या है? सीक्वेंसिंग मस्ट पे अटेंशन टू द लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, इवेंट्स एंड टाइम। यानी कि लॉजिकल सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो आप उसका मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, और फिर उसके आगे जो भी चीज आपको पढ़ानी है पढ़ाएंगे। डेट है, टाइम है, तो ये सारी चीजें भी एक सीक्वेंस में आनी चाहिए। आप सेल पढ़ा रहे हैं अगर, तो आप सेल का आपको मीनिंग बताना है, डेफिनेशन बताना है, फिर स्ट्रक्चर्स की तरफ जाना है। इसी तरह से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें जिस सीक्वेंस में वो टॉपिक है उसी सीक्वेंस में आपको बताना है, जो लॉजिकल सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। आप एंड वाली चीज फर्स्ट में और फर्स्ट वाली चीज एंड में नहीं कर सकते हैं, इससे भी बातें क्लियर नहीं होती। पांचवा है यूज ऑफ एग्जाम्पल। These can make it easier for the pupils to understand the abstract ideas and concepts. हमने पहले भी बताया है कि एग्जाम्पल्स का आपको इस्तेमाल करना है, और जो भी उदाहरण आप दे रहे हैं वो क्या होता है कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जो अमूर्त है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, नहीं देख रहे हैं, वो चीजें भी वो ज्यादा आसानी से समझ लेते हैं, जान जाते हैं, उनका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, और जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो एक और चीज आती है, वो क्या है? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। यानी कि आपने कोई चीज एक्सप्लेन कर दिया है, पूरी चीजें बता दी हैं आपने, तो लास्ट में आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देंगे कि बच्चों आज हमने ये पढ़ा है
और ये लॉजिकल सीक्वेंसिंग उसकी आप बताएंगे कि आज आपने ये पढ़ा है, इसमें हमने ये जाना। जैसे कि आज मैंने एक्सप्लेनिंग स्किल आपको बताया है, उस के डेफिनेशन बताया है, उसके मीनिंग बताया है आपको, फिर आपको मैंने उसके कंपोनेंट्स बताए हैं और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ अभी आपको। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि जो आपने शुरू से आखिर तक जो बताया आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे एक्सप्लेनेशन जो है उसको जब आप एक साथ लेकर आते हैं तो उसका कंक्लूजन बहुत प्रॉपर होता है और सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक्सप्लेनेशन भी कई तरह के होते हैं। उसमें फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन में पहला है डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन जब हम कर रहे होते हैं तो कई चीजें हैं कि जहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें बतानी होती है, डिस्क्राइब करना होता है, उसके प्रोसेसेस बताने होते हैं, स्ट्रक्चर्स बताना होता है, प्रोसेस बताना होता है। तो इस तरह के जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशंस कहते हैं, जहां टीचर डिस्क्राइब्स प्रोसेस, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है। दूसरा होता है इंटरप्रेटिव एक्सप्लेनेशन। यहाँ टीचर स्पेसिफाइज द सेंट्रल मीनिंग ऑफ अ टर्म और स्टेटमेंट। किसी एक चीज का कोई मीनिंग आपको बताना है, कोई टर्म आपको डिफाइन करना है, कोई स्टेटमेंट आपको देना है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह के एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं वो इंटरप्रेटिव एक्सप्लेनेशंस कहलाते हैं। और कुछ एक्सप्लेनेशंस होते हैं जिसमें हम सिर्फ रीजन देते हैं, कोई घटना घट रही है, कोई भी फेनोमेनन है जिसमें कुछ भी हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, जो भी रीजंस हैं उस घटना के घटने के, हमको सिर्फ उस चीज को एक्सप्लेन करना है, सिर्फ उस चीज को बताना है, हमको बहुत डिस्क्राइब नहीं करना है उसको, सिर्फ आपको उस रीजन गिविंग के जो कॉजेज हैं आपको सिर्फ वो बताना है, दैट इज रीजन गिविंग एक्सप्लेनेशंस। इस तरह से बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये तीन जो मेन है वो डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रेटिव एक्सप्लेनेशन एंड रीजन गिविंग एक्सप्लेनेशन है। तो आप सम टाइम होता है कि हमें कोई एक चीज छोटी सी बतानी होती है और जैसे कि रीजन गिविंग देना होता है, बट हम उसको बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्राइब सोचते हैं कि क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बस आप रीजन गिविंग का ही एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो वो रीजन गिविंग एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। आपको कोई टर्म या स्टेटमेंट बताना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके बैक में जाइए और वापस पूरा शुरू से आखिर तक आप उसको करिए। आप सिर्फ वो टर्म और स्टेटमेंट जो मीनिंग है आप उसको ही बता देंगे तो वो इंटरप्रेटिव एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा और उस चीज को वो आप क्लियर कर देंगे, यानी जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर किसी को भी कोई मसला है, कोई परेशानी, कोई बात समझ में नहीं आई, कोई कंपोनेंट समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से जो मुझे बताना था ये हो गया कंप्लीट। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? आई थिंक समझ में आ गया है। प्रैक्टिस टीचिंग में समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं। क्या कुछ क्वेश्चन नहीं है क्या? मैम डाउट सेशन खाली जा रहा है। वो दे दो मुझे, समझ हेलो में मैम। देखूं कौन बोल रहा है। नितेश बोलो। Yes, yes. बोलो नितेश। मुझे हाथ हमारे में दे मैम दो एक ना, जो मुझे दिखाई अब बताया एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल वाली बात, मुझे जो पहला पॉइंट था ना, नॉन एग्जाम्पल वाली जो बात आपने कही थी ना, एक मिनट नॉन एग्जाम्पल। एक मिनट होल्ड ऑन, मुझे दे दो। रहने दो। हाँ, कौन पूछ रहा था? हाँ मैम, नितेश बोल रहे थे। हाँ बोलिए। हेलो। हमारे मैम वो जो एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल और एग्जाम्पल वाली बात बोले ना, मुझे वो समझ में नहीं आई। जैसे आपने बताया ना कि अगर मैं देखिए, नॉन बटरफ्लाई के बारे में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, हम किसी चीज का यही एग्जाम्पल वाली ना। देते हैं तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बर्ड, तो बर्ड आप समझते हैं। तो अब बर्ड जैसा कोई और एनिमल, कोई और आप बता सकते हैं कोई और बर्ड? काऊ है, पिजियन है। काव इज नॉट अ बर्ड। क्रो क्रो क्रो
सॉरी। क्रो, यस, क्रो है, आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो क्रो हुआ वो बर्ड का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ बी, बी बर्ड नहीं है कि नहीं है? बर्ड में तो नहीं, नहीं मैम, नहीं है। नहीं है, नहीं है, इसलिए बी जो है वो नॉन एग्जाम्पल हुआ बर्ड का। क्यों? ओके मैम। क्योंकि जब हम कि दोनों में एग्जाम्पल देते हैं तो सिमिलैरिटी है। बर्ड का एग्जाम्पल दिए हैं, तो बर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो फ्लाई करता है, उड़ती है बर्ड, है ना। तो जब हम नॉन एग्जाम्पल में बी हाँ हाँ दिए, तो बी भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो उड़ती है, लेकिन नॉन एग्जाम्पल हाँ इसलिए मैम, कि वो यही बर्ड की कंफ्यूजन। कैटेगरी में नहीं आता है, अच्छा, ओके मैम। ठीक है। जैसे जैसे हम बोलते यस हैं मैम। वेल, वेल क्या है? वेल मछली है, फिश हाँ, है। ये नॉन एग्जाम्पल है मछली का, ये एग्जाम्पल नहीं है मछली का। मछली जो ओके है मैम। वो आप दूसरे जो जैसे आप रोहू, कतला, मांगुर, ये सारी मछलियां हैं। वेल जो है एक मैमल है, अच्छा, ठीक है, लेकिन चूंकि वो ओके भी मैम। पानी में रहती है और उसका शेप भी उस तरह का होता है, इसलिए यूजुअली लोग उसको मछली काउंट करते हैं, लेकिन वो मछली नहीं है। मछली एक जो वेल है वो एक मैमल है। तो वेल एक नॉन एग्जाम्पल हो सकता है फिश का, ओके ठीक मैम, है। ओके। आने के दौरान हम लोग को ये हाँ, तो याद। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ओके मैम, ठीक है। नहीं ये बहुत अच्छा किया तुमने सवाल पूछ के, क्योंकि ना अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। तो जब आप एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं ना, तो जरूर आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अक्सर बच्चे भी वेल को मछली ही कहते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि ये मछली का जी नॉन ओके। एग्जाम्पल है, वो मछली नहीं है, वो मैमल है। ओके मैम। लेकिन चूंकि उसके देखने में उस तरह का लगता है, वो भी पानी में रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तैरती है, इसलिए सब उसको यही समझते हैं कि वो मछली है, बट वो एक मैमल है। और कोई क्वेश्चन? ओके मैम। ओके। नो मैम, कोई और? मेरा तो नहीं है। और किसी का? चलें, अब लगता है कि सबको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। जो भी बाकी है आप अपने अपने मेथड टीचर से भी चीजों के बारे में जान जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच नुसरत मैडम दिस वंडरफुल सेशन। बार बार कहा जाता है आप लोग अच्छे से सुनिए और क्वेश्चन प्लीज अपना नोट डाउन करके रखिए ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्किल। जब भी स्किल का कोई भी मैडम एक्सप्लेन कर रही है तो उसका क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, फिर लास्ट सेशन में आप पूछिए, ये बहुत जरूरी है पूछना, नहीं तो फिर प्रैक्टिस सेशन में बहुत मुश्किल हो जाता है सबको हैंडल करना। एनीवे, जितना अच्छा से लास्ट का क्वेश्चन नितेश का बहुत ही अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि वेल को हम लोग फिश बोलते हैं बट वो उसका नॉन एग्जाम्पल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच नुसरत मैडम इतना अच्छा सेशन कराने के लिए, और आप लोग को भी थैंक यू। अब आप लोग लीव हो सकते हैं। और थर्ड सेशन प्रैक्टिस सेशन में आज इन दोनों स्किल का प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चनिंग स्किल एंड एक्सप्लेनेशन स्किल। तो आप लोग उसको रेडी कर लीजिएगा और टाइम से ज्वाइन कीजिएगा अपने सुपरवाइजर के साथ, और प्लीज उसको नोट डाउन करके लेसन प्लान में मेंशन करके आप लोग रेडी रहिएगा, ऐसे ही वहां मत पहुंच जाइएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप लोग अब लीव कर सकते हैं। बाय, गुड डे। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।